परमार्थ निकेतन आश्रम, ऋषिकेश, सुबह 5:45। चाहत और गुड्डी स्कूटी से उतरकर आश्रम के अंदर आ गए। चाहत सभी बच्चों को योग सिखा रही थी और गुड्डी उधर ही बैठकर उन सभी को देख रही थी। लेकिन गुड्डी का ध्यान उधर नहीं था। वो अभी भी सोच रही थी जो आज मंदिर में हुआ था। वो जितनी उत्सुक सुबह यहाँ आने के लिए हो रही थी, अब वो सारी उत्सुकता उसकी खत्म हो गई थी। और वैसा ही हाल चाहत का भी था। जो हरकत रोहन ने उसके साथ थोड़ी देर पहले मंदिर में की थी, वो उनके दिमाग से जा ही नहीं रही थी। उसे फिर रोहन की वार्निंग याद आई जो रोहन ने उसे मंदिर में दी थी। उसने अपने मन में सोचा, क्या वो सच में उन दोनों थप्पड़ का बदला मुझसे लेंगे? फिर उसने सोचा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ मुझे ऐसे ही डराने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो उस वक्त कुछ नहीं कर पाए थे। और वैसे भी कौन सा वो फिर मेरे सामने आएगा? जरूरी थोड़ी है 1-2 बार मुलाकात हुई है तो बार बार होगी। फिर वो शिवजी से प्रार्थना करते हुए बोली, हे शिवजी, प्लीज अब उनसे कभी वापस आमना सामना मत कराना। थोड़ी देर बाद गुड्डी और चाहत आश्रम से बाहर जाने लगे। वो दोनों जैसे ही आश्रम से बाहर निकले, तभी चाहत के पीछे पीछे चल रही गुड्डी वहीं रुक गई और उसने चाहत को आवाज दी। चाहत ने उसे पलटकर देखा और पूछा, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? गुड्डी उससे कुछ पूछना चाह रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत हो ही नहीं रही थी। चाहत जान गई थी वो क्या पूछना चाहती है, इसीलिए वो खुद उसके पास आ गई और उसके बगल में आकर खड़ी हो गई। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो बोली, मुझे पता है कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो। आज सुबह जो कुछ भी हुआ उसके बारे में ना? गुड्डी ने उसकी बात सुनकर हाँ में सर हिला दिया। फिर चाहत उसकी ओर देखकर बोली, मुझे नहीं पता वो इंसान कौन है और ना ही मुझे जानना है। बस मैं इतना जानती हूँ कि वो एकदम बदतमीज और बिगड़ैल इंसान है, जिसने कल मेरे साथ बदतमीजी की थी और आज पंडित जी के साथ, और मैंने उसकी बदतमीजी का जवाब भी दे दिया उन्हें थप्पड़ मारकर। तो उनके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक और बात, घर पर किसी को भी कुछ भी मत बताना, सब परेशान हो जाएंगे बिना फालतू के ही। नहीं बताओगी ना? गुड्डी ने उसकी बात के जवाब में हाँ में सर हिला दिया। लेकिन फिर भी वो उससे दोबारा बोली, लेकिन उन्होंने आपको धमकी दी थी। इतने में चाहत उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, तुम चिंता मत करो, वो कुछ नहीं करने वाले। वो तो वहाँ पर कुछ नहीं कर सके तो वो बात उन्होंने बोल दी। उन्हें लगा कि मैं डर जाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप चलो घर चलते हैं। घर पर सभी इंतजार कर रहे होंगे। वैसे भी आज पूजा है तो बहुत काम है, तो चलें? गुड्डी ने ठीक है कहकर सर हिला दिया और फिर वो दोनों स्कूटी की ओर जाने लगी। गुड्डी चलते चलते अपने आप से मन ही मन बोली, दीदी आपको लग रहा है कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है आप पर। अब तो भगवान ही आपकी मदद करे। दोनों स्कूटी पर बैठकर घर की ओर चली गई। चाहत का घर सुबह 7 बजे। चाहत और गुड्डी स्कूटी से घर के बाहर पहुंची। चाहत ने गुड्डी को वहीं उतार दिया और उसे घर के अंदर जाने को कहा। फिर वो खुद स्कूटी पार्क करने पार्किंग एरिया में चली गई तो उसने देखा वहाँ 2 कारें खड़ी हैं। उसने उनमें से एक कार को पहचान लिया क्योंकि वो कार समीर की थी। चाहत और समीर बचपन के दोस्त हैं। जब चाहत और तन्वी नए नए एनजीओ में आए थे, तब ही समीर अपनी नानी और अपनी बहन के साथ एनजीओ में बच्चों को कुछ कपड़े और मिठाई बांटने गया था। तभी वो वहीं पर चाहत और तन्वी से पहली बार मिला था और उनकी आपस में अच्छी दोस्ती हो गई थी। समीर की वजह से समीर की बहन सिमरन की दोस्ती भी उनसे हो गई थी। समीर की फैमिली लंदन में रहती थी। उसके पापा का लंदन में होटल एंड रिजॉर्ट्स का बिजनेस था और उनके इस बिजनेस की 2 ब्रांचेस इंडिया में भी थी, एक मुंबई में और दूसरी ऋषिकेश में। उनकी नानी और नाना जी भी उन लोगों के साथ ऋषिकेश छोड़कर लंदन में रहने लगे थे, लेकिन उनका घर ऋषिकेश में था, इसीलिए उसकी देखरेख करने के लिए साल में 10 से 15 दिन की छुट्टी मनाने के लिए वो सिमरन और उसकी नानी यहाँ पर हर साल आया करती थी। लेकिन जब से समीर ने अपना MBA पूरा किया था, तब से वो इंडिया आ गया था और अपने पापा के बिजनेस को संभालने लगा। वो 15 दिन मुंबई में और 15 दिन ऋषिकेश में रहता था। चाहत ने देखा समीर अपनी कार के पास खड़ा होकर किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था। वो स्कूटी पार्क करके उसके पास जाने लगी। तब तक समीर कॉल पर बात कर चुका था और वो कॉल कट करके जैसे ही पीछे मुड़ा, उसे चाहत सामने से चलती हुई उसके पास आती हुई दिखाई दी। वो स्माइल करते हुए उसके पास गया और उसके गले लग गया। चाहत ने भी उसे स्माइल करते हुए गले लगा लिया। समीर उसके गले लगते हुए उससे बोला, अरे यार चाहत, मैंने तुझे कितना ज्यादा याद किया। आई मिस यू सो मच।
चाहत उससे अलग होते हुए उसके हाथ से बाजू पर मारते हुए बोली, कितने बड़े नौटंकी हो ना, तुम कल ही तो मिले थे सुबह। समीर चाहत के कंधे पर अपने हाथ की कोहनी का सहारा लेके खड़े होकर बोला, अच्छा, मुझे तो लगा कि बहुत दिनों से नहीं मिले हम लोग। चाहत उसका हाथ अपने कंधे से हटाती है और उसकी ओर देखते हुए उससे पूछती है, तो बताओ, ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? समीर थोड़ा गंभीर होकर उसकी ओर देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरा शादी के लिए प्रपोज करना बहुत बुरा लगा, इसीलिए तुम तब से मेरे साथ पहले की तरह बात नहीं कर रही। चाहत उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, बचपन से ही मुझे जानते हो, तो तुमसे मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने आज तक इस बारे में कभी नहीं सोचा और ना ही कभी तुम्हें इस नजर से देखा। जब तुमने मुझे प्रपोज किया तो मैं बहुत ही शौक में थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूं। मैं तुम्हें हाँ भी नहीं बोल सकती थी क्योंकि मैंने ऐसा तुम्हारे लिए कभी फील नहीं किया, और मैं तुम्हें ना भी नहीं कह सकती थी क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे दोस्त को कभी नहीं खोना चाहती थी। इसीलिए मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं क्या करूँ। समीर ने उसके दोनों बाजुओं को पकड़ते हुए कहा, चाहत, देखो, तुम्हारा दिल जो कहता है तुम वो करो। तुम ये मत सोचो कि अगर तुम मुझे ना कहोगी तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी। तुम मेरी दोस्त पहले भी थी, अब भी हो और हमेशा रहोगी। ये जो मैंने अपनी फीलिंग तुम्हारे सामने जाहिर की है वो कभी भी हमारी दोस्ती के बीच में नहीं आ सकती, और अगर फ्यूचर में तुमने मेरे बजाय किसी और को भी चुना तो भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये तुम्हारी जिंदगी है। फिर थोड़ा मजाक करते हुए वापस चाहत से बोला, और वैसे भी तुम्हारे पास 2 साल हैं, अच्छे से सोच लेना मेरे बारे में, नहीं तो इतने हैंडसम और डैशिंग बंदे को अपने हाथ से जाते हुए देखना पड़ेगा। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगा। उसकी बात सुनकर चाहत भी थोड़ा गंभीर होकर उसकी शर्ट की कॉलर पकड़कर कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। समीर उसके कंधों पर अपने दोनों हाथ रखकर उसके गर्दन से लपेट कर बोलता है। सच में दोनों वैसे ही खड़े एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे, फिर जोर जोर से हंसने लगे। चाहत अपनी हंसी को रोकते हुए बोली, कितना ड्रामा करते हो ना तुम। समीर भी मुस्कुराते हुए बोला, तू भी बिल्कुल कम नहीं है। चाहत उसे देखते हुए बोली, मैं सच में तुझे बहुत मिस करूंगी। समीर उसके दोनों हाथों को पकड़कर कहता है, मैं तो तुझसे भी ज्यादा मिस करूंगा। तभी तन्वी की आवाज आई, क्यों, मुझे मिस नहीं करेगा तू? तभी चाहत और समीर ने तन्वी की ओर देखा। दोनों उसे देखकर मुस्कुराने लगे। फिर समीर उसके पास गया और उसके गले लगते हुए बोला, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि मैं तो तेरे साथ शादी करके तुझे साथ ले जाऊंगा, पर तूने ही मना कर दिया। फिर टूटे दिल के साथ इसे प्रपोज किया और इसने जवाब ही नहीं दिया। तुम दोनों कितनी बेरहम हो ना। मुझ जैसे भोले भाले प्यारे हैंडसम और डैशिंग लड़के को 2 बार दिल तोड़ दिया। उसकी बात सुनकर चाहत और तन्वी एक दूसरे को देखने लगी और मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाने लगी, जैसे दोनों कहना चाहती थी कि इससे बड़ा ड्रामेबाज कोई हो ही नहीं सकता। फिर तन्वी उसका एक कान पकड़कर मजाक में कहती है, अगर मैंने तुझे हाँ कह दी होती तो बाकी लड़कियों का क्या होता? उनके हाथों से तो इतना भोला भाला प्यारा हैंडसम और डैशिंग लड़का निकल जाता। तन्वी अपनी दोनों बाहें चढ़ाते हुए आगे बोली, अब इतने सारे दिल तोड़ने से अच्छा था कि मैं एक ही दिल तोड़ दूं, इसीलिए मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। और रही बात चाहत की, तो अभी 2 साल है तुम्हारे इस नए दिल के पास। वो तो बाद में पता चलेगा कि तुम्हारा दिल टूटेगा या बाकी उन सभी लड़कियों का। फिर तीनों जोर जोर से हंसने लग गए। तभी तन्वी ने चाहत को आंखों से कुछ इशारा किया। चाहत को उसका इशारा समझ आ गया और वो दोनों समीर के पास आई और दोनों समीर के अगल बगल खड़ी हो गई और दोनों ने एक साथ अपने हाथ की कोहनी से उसके बाजुओं पर मारते हुए कहा। पहले तन्वी ने उससे कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझसे शादी के वादे करके अब मेरी बहन को मेरे सामने ही पटा रहे हो तुम। फिर चाहत बोली, और क्या कह रहे थे तुम? मेरा 2 बार दिल टूट गया। अच्छा ये बताओ, और ऐसे कितने दिल लेकर बैठे हो तुम? दोनों कुछ देर तक उसे ऐसे ही परेशान करती रहीं। फिर समीर उनसे इरिटेट होते हुए उनके बीच में से निकलकर उनके सामने दूर खड़ा होकर बोला, तुम दोनों औरतें कितनी खतरनाक हो गई हो। इतने में तन्वी और चाहत झट से एक साथ जोर से उस पर चिल्लाते हुए बोली, औरत किसको बोला? फिर वो दोनों अपनी कमर पर हाथ रख के घूर कर देखने लगी। उन दोनों के ऐसे उस पर चीखने से और घूर कर देखने से वो झट से बोला, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से निकल गया। तुम दोनों तो कितनी यंग दिखती हो, सुंदर दिखती हो। तुम दोनों आंटी थोड़ी लग सकती हो। तुम दोनों तो 16 से 17 साल तक की खूबसूरत लड़कियां लगती हो। दोनों एक साथ उसकी बात पर बोली, ठीक है,
इतने में किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। उन तीनों ने अपने साइड में चेहरा घुमाकर देखा तो वहां गुड्डी खड़ी थी, जो उन तीनों को देखकर हंसे जा रही थी, क्योंकि उसने यहाँ जो कुछ भी हुआ सब देख और सुन लिया था। उसे समीर, तन्वी और चाहत की नोकझोंक और चाहत और तन्वी का समीर को परेशान करना बहुत पसंद आ रहा था। तन्वी ने उसे देखकर पूछा, क्या हुआ गुड्डी, कुछ कहना है तुमको? गुड्डी ने जल्दी से कहा, हाँ वो शुचिता आंटी जी और दादी जी आप सभी को बुला रही हैं। बस उसने इतना ही बोला था कि समीर उसकी बात पूरी होने से पहले बोल पड़ा, थैंक्स टू आंटी और दादी जिन्हें मुझ पर तरस आया और मुझे इन सन की बिल्लियों से बचाने के लिए इस क्यूट सी बच्ची को भेज दिया। वो गुड्डी के पास गया और उसके गाल खींचते हुए बोला, तुम ना एक छोटी एंजल हो, मुझे इन 2 डेविल्स से बचाने आई थी। चलो हम जल्दी से अंदर चलते हैं, वरना ये इस बार हम दोनों पर हमला ना कर दे। गुड्डी ने उसकी बात पर प्यारी सी स्माइल कर दी और उसके साथ अंदर जाने लगी। फिर समीर जाते जाते पीछे पलटकर उन दोनों को देखकर बोला, तुम दोनों को अब सच बता रहा हूँ जो मैंने थोड़ी देर पहले तुम दोनों से कहा था कि तुम दोनों यंग लगती हो, बिल्कुल 16 से 17 साल की खूबसूरत लड़कियों जैसी लगती हो। वो सब गलत कहा था। फिर वो जल्दी से गुड्डी के साथ वहां से निकल गया और यहाँ चाहत और तन्वी उसकी बातों से चिढ़कर खड़ी थी। फिर वो दोनों एक दूसरे को बिना देखे गुड्डी और समीर को दूर जाते हुए देख आपस में बोलने लगी। चाहत ने कहा, क्या कहा इसने? हमें सन की बिल्लियां और गुड्डी को क्यूट। तन्वी बोली, हम दोनों को डेविल्स बोल रहा था और गुड्डी को एंजल। फिर वो दोनों एक दूसरे की ओर देखते हुए बोली, आंटी लगते हैं हमसे, अब तो ये हमारे हाथों से गया। फिर वो दोनों शैतानी हंसी हंसते हुए घर के अंदर चली गई। एपिसोड 11 गड़बड़। चाहत और तन्वी जब अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा